हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये वन लाइनर के फॉर्म में है और ये मैंने जो पीडीएफ है आरबी से डाउनलोड किया है और इसमें टीसीएस द्वारा पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को निम्नलिखित के आधार पर निलंबित किया जा सकता है। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह और चौथा आंतरिक गड़बड़ी। इनमें से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो युद्ध और बाह्य आक्रमण के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? समानता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? 14। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नियोजित करने से रोकता है? तो 14 उम्र से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नियोजित करने से रोकता है अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये 280 अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो जीवन अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार दिया जाता है। देखिए, हम इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, G1 और 21, G1 21, इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 21A में दिया गया है शिक्षा का अधिकार। स्वतंत्रता के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री का होता है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य कार्यपालिका में शामिल नहीं होता है? तो राज्य कार्यपालिका में भारत का महान्यायवादी शामिल नहीं होता है। और ये महान्यायवादी कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है जिसका संविधान में जिक्र हो। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग किसी जाति या समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता है? तो भारतीय वित्त आयोग किसी जाति या समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता है, ये वित्त से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। कंपनी अधिनियम डैश कंपनियों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है। तो कौन सा अधिनियम? कंपनी अधिनियम 2013। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्तियां करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। और ये कौन से भाग में है? भाग 14 है, भाग 14। और अनुच्छेद कौन सा है? यूपीएससी का अनुच्छेद 315 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा? तो यह अनुच्छेद 88 में बताया गया है। गाइज, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। अगर ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं आ पाए तो हम उसका पार्ट 2nd 3rd ऐसे करके भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर में विनियोग विधेयक का उल्लेख है? तो कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 204। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता पर जोर देता है? अवसर की समानता पर जोर देता है अनुच्छेद 16। बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल राज्य के लिए डैश बनाने के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने
के योग्य व्यक्ति को नियुक्त करता है? तो एडवोकेट जनरल। अनुच्छेद 165 में क्या है? एडवोकेट जनरल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर बल देता है? तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर बल देता है अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद डैश के अनुसार पूरी तरह से संघ निधि यानी कि स्टेट फंड से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 28 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद की संरचना से संबंधित है? विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से संबंधित है अनुच्छेद 171। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक डैश के लिए वित्त आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है। तो कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 41 में निर्देश देता है। संविधान के अंगीकरण के समय इसमें 395 अनुच्छेद और डैश अनुसूचियाँ थी। तो कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी व्यक्ति को राज्यपाल के तौर पर नियुक्त होने के लिए डैश वर्ष की आयु पूरी करना आवश्यक है? तो राज्यपाल के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? कम से कम 35 साल। और राष्ट्रपति के लिए भी 35 साल होनी चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देश के शासन में मौलिक माना जाता है, लेकिन ये किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इस अवधारणा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 37 में है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? कौन से देश से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, आयरलैंड। और अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि डीपीएसपी को देश के शासन में मौलिक माना जाता है, लेकिन ये किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की एक प्रमुख विशेषता का वर्णन करता है, जो भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मतदान करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 326 में ये कहा गया है। और वोट देने की जो आयु है 18 वर्ष कब हुई थी? 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 में वोट देने का उम्र 18 साल कर दिया गया था। 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? तो मौलिक कर्तव्य ये भाग 4A में शामिल किए गए। और मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिया गया है? ये रूस से लिया गया है। उस टाइम पे ये USSR कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट है अच्छा, ये एक और मैं बता देती हूँ आपको कि जो शुरू में क्या बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य बिल्कुल भी नहीं था, 0 था। और उसके बाद 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि शिक्षा का अधिकार है। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रमुख कौन होता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 74(1) के अनुसार। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया? 51A मौलिक कर्तव्य के लिए। और कौन से भाग में? भाग 4A में। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं से संबंधित है? योग्यताओं से संबंधित है अनुच्छेद 58। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) के अनुसार मौलिक कर्तव्य डैश मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करना है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना
को विकसित करना है। मौलिक कर्तव्य H। अनुच्छेद डैश के अनुसार संघ के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता होगी। अवसरों की समानता अनुच्छेद 16। अनुच्छेद डैश भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है। तो अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21 से शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और 11वां मौलिक कर्तव्य भी जो है वो शिक्षा से संबंधित है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करते हैं? तो अनुच्छेद 74 और 75। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लेख है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद 356। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है? अनुच्छेद 246 246। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रियों द्वारा डैश को दी गई किसी भी सलाह की किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं की जाएगी। तो राज्यपाल को दी गई किसी भी सलाह की किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं की जाएगी, अनुच्छेद 163 के अनुसार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राज्यपाल की सहायता करने और सलाह देने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 163। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। तो अनुच्छेद 125 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित कौन सा करता है? अनुच्छेद 84। और राष्ट्रपति के योग्यता के लिए क्या था? अनुच्छेद 58 था राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 58 था योग्यता से संबंधित। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में किसी राज्य के डैश की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख है। तो राज्यपाल के लिए उल्लेख है। राज्यपाल के नियुक्ति के लिए जो योग्यता होनी चाहिए उसका उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 157 में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख अनुच्छेद 157 में है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी? अनुच्छेद 77(1). भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति तथा संसद के 2 सदन होते हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा कहा जाता है? अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। और संसद में कौन कौन शामिल होता है? भारत के राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51(a). सरकार का संसदीय स्वरूप भारतीय संविधान में दी गई एक प्रमुख विशेषता है और इसके प्रावधानों का भाग 5 अध्याय 2 के अनुच्छेद 79 से
122 तक विस्तृत विवरण दिया गया है। 79 से 122 तक विस्तृत विवरण दिया गया है। भारत में प्रधानमंत्री डैश होता है। भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है। कृषि और पशुपालन का संगठन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? इसका प्रावधान है अनुच्छेद 153 में कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 217 में है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये अनुच्छेद 37 में कहा गया है। लोकपाल या लोक आयुक्त जैसी संस्था सबसे पहले निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो लोकपाल या लोक आयुक्त जैसी संस्था स्वीडन में सबसे पहले बनाई गई थी। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में न्यायाधिकरणों की प्रणाली और हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान था? तो व्यापार विवाद अधिनियम 1929। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति और कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद 76। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे? अनुच्छेद 51 ए का सब क्लोज ए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की आकस्मिकता निधि की विशेषता नहीं है? इसके तहत राष्ट्रपति के भत्ते और परिलब्धियां प्रभावित की जाती हैं। ये भारत की आकस्मिकता निधि की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद शामिल थे? मूल रूप से कितने अनुच्छेद शामिल थे? 395। और मूल रूप से अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थीं। और वर्तमान में कितनी है? 12 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? तो भारत का जो संविधान है वो ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार डैश की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है? तो वयस्क मताधिकार कितनी आयु पर लागू होता है? 18 वर्ष पर लागू होता है। भारतीय संविधान में सरकार के अर्धसंघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है अर्धसंघीय स्वरूप का मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली है? समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसे कैसे याद कर सकते हैं? देखिए ऑसम से हम याद कर सकते हैं। ऑ से ऑस्ट्रेलिया और सम से समवर्ती सूची, ऑसम। ठीक है, इसे याद कर सकते हैं हम। भारतीय संविधान ने डैश से शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है? तो शासन की संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से अपनाया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो यूएसए से कौन सी विशेषता ली गई है संविधान की? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ये यूएसए से ली गई है और मौलिक अधिकार भी यूएसए से लिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 6 का कौन सा अध्याय राज्य विधानमंडलों से संबंधित है? तो अध्याय 3। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया? 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया और यह कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है। और ये किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है।
विधि का शासन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। जिस सिद्धांत का श्रेय डैश को दिया जाता है, तो अल्बर्ट वेन डाइसी को दिया जाता है। विधि का शासन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। जिस सिद्धांत का श्रेय अल्बर्ट वेन डाइसी को दिया जाता है। यदि किसी भारतीय नागरिक को उसकी जाति के कारण सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है, तो उसे निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है? तो ये समानता का अधिकार से वंचित किया जाता है। और समानता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। भारत के संविधान में विभिन्न देशों के साथ साथ डैश के भारत सरकार अधिनियम से कई प्रावधान लिए गए हैं। तो देखिए, 10 देशों से लिए गए हैं और भारत सरकार अधिनियम 1935 से कई प्रावधान लिए गए हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और संविधान संशोधन कौन सा अनुच्छेद में है? 368 में है। भारत के प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा सदस्यों की संख्या संविधान की अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। तो कौन सी अनुसूची? चौथी अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है राज्यसभा सदस्यों की संख्या। तो इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं, राज्यसभा सदस्यों की संख्या यानी कि उसमें कितनी सीट होगी। तो सीट में कितना स्पेलिंग आ रहा है? 4। तो चौथी अनुसूची ऐसे याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली इंडिया के फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया? तो 44वां संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। ठीक है, और इसे भाग 12 में अब ला दिया गया है। ठीक है, भाग 12 में 301 अनुच्छेद के तहत। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला में किया गया। और ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट को संघीय प्रणाली के सफल कामकाज के लिए लचीलापन प्रदान करने के लिए एक खंडस प्रयास माना जाता है? तो सरकारिया आयोग। मैं इसे फिर से रिपीट कर देती हूँ। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट को संघीय प्रणाली के सफल कामकाज के लिए लचीलापन प्रदान करने के लिए एक खंडस प्रयास पीस मिल एफर्ट माना जाता है? तो ये होगा सरकारिया आयोग। संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार प्रधानमंत्री सहित, देखिए 91वां है ये। ठीक है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 15 लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या। ये अनुच्छेद 91 है, ऐसे होगा। ठीक है, 91। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मैंने आपको याद कराया असम से, से ऑस्ट्रेलिया और सम से समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और ये कौन सा अनुच्छेद में है? 36 से 51 तक में है। 36 से 51। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी कैदी के शीघ्र सुनवाई के अधिकार को निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में वर्गीकृत किया जाएगा? तो जीवन का अधिकार में वर्गीकृत किया जाएगा। और जीवन का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि लघु संविधान। नेक्स्ट हम देख लेते हैं,
भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यपाल अपने पद को धारण करने से पहले डैश की उपस्थिति में शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा। ठीक है। संविधान को अपनाने के साथ ही भारत ने कब स्वयं को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया? तो ये 26 जनवरी 1950 को किया था। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो एकल नागरिकता भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो भारतीय संघ के कार्यपालिका के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? माता पिता की आज्ञा का पालन करना और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है, लेकिन ये हमें कर्तव्य खुद से निभाना चाहिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है? तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है। स्वर्ण सिंह समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसने नागरिकों के कर्तव्यों के रूप में 9 मदों का सुझाव दिया, तो ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की मुख्य विशेषता नहीं है? वे कानून द्वारा लागू करने योग्य हैं और उन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो ये इसकी मुख्य विशेषता नहीं है, ये मौलिक अधिकार की मुख्य विशेषता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है, तो इस तरह से ये इसका रॉन्ग है। तो यही हमें ढूंढना था कि कौन इसकी विशेषता नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो विश्वास और आशा का उल्लेख नहीं है स्वतंत्रता में। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था? 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई है? तो सहकारी समितियां 97 संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? तो द्विसदन पद्धति यानी कि बाईकैमरलिज्म संविधान की संघीय विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे? तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2002 में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? 1976 में। और उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए, जिनकी बैठकें कितने दिनों तक चली? तो ये 165 दिनों तक चली, और ये देखिए 11 का मल्टीपल भी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 11वां कब जोड़ा गया था? 11वां 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था सन 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया लिखी, जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी? तो नेहरू रिपोर्ट किसने लिखी थी? मोतीलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के लक्ष्य से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है साहस। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति के मामले में हितों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है? तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार।
भारत में कौन सी कार्यपालिका प्रणाली विद्यमान है? तो संसदीय प्रणाली भारत में विद्यमान है। यदि कोई नागरिक अपने क्षेत्र के स्मारकों की सुरक्षा में सरकार की सहायता कर रहा है तो वह निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का पालन कर रहा है? तो वह गौरवशाली परंपरा और संस्कृति को महत्व देना और उसका परिरक्षण करना इस मौलिक कर्तव्य का पालन कर रहा है। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्य रूस से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? यह भूमि अभिलेखों और राजस्व संग्रह का रखरखाव करता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता डैश ने की थी? तो संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता JB कृपलानी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार में मानव दुर्व्यापार और बेगार शामिल है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये मौलिक अधिकार में मानव दुर्व्यापार और बेगार में शामिल है। तो गाइज़ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल से जुड़े और इसे सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप कमेंट करोगे कि इसका पार्ट 2 भी आए तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसका पार्ट 2 भी लाएँ। तो आप कमेंट में हमें अपना राय ज़रूर बताएँ। थैंक यू।